बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी हाई वोल्टेज लाइटनिंग का जो फेज़ था, हाई वोल्टेज सब्जेक्ट का लाइटनिंग का फेज़, आसमानी बिजली का, जिसके अंदर हमने उसका मैकेनिज़्म, उसका ब्रेक डाउन और उसके डिफरेंट स्ट्रोक्स और फिर उसके बाद उसकी जो प्रोटेक्शन है वो, और इसी तरह से जो ग्राउंडिंग है उससे रेलिवेंट, तो ये सारी हमने डिस्कशन की थी। तो वो फेज़ हमारा कंप्लीट हुआ था और उसके अंदर जो एक जो थी कि अगर कोई हमारा इफ़ेक्टेड पर्सन है लाइटनिंग से, तो उसको फिर हमने क्या करना है, उसका हमने फ़ौरन CPR करना है। अगर उसका सांस नहीं आ रहा तो वो CPR को भी मैंने आपको उसकी डिस्कशन की थी, लेकिन उससे रेलिवेंट कि कैसे करनी है CPR, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो सर्च की है। वो वीडियो आपसे हम शेयर करते हैं और उसमें आप कंप्लीट प्रोसीजर देख लेंगे कि हाउ टू डू CPR, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। जो कार्डियक अरेस्ट होता है आसमानी बिजली की वजह से, लाइटनिंग की वजह से जो दिल का अटैक होता है, उसके लिए फिर आप CPR करते हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपके साथ हम एक वीडियो शेयर करेंगे। डिफरेंट है फॉर द डिफरेंट पर्सन, मीन्स कि एडल्ट हैं तो उसका एक मेथड है, इसी तरह से अगर कोई चाइल्ड हैं तो उनका फिर अलग से मेथड है, और इसी तरह से अगर इन्फेंट हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो 1 साल से कम हैं, उनके लिए एक मेथड है। तो बहरहाल उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है हाई वोल्टेज का तीसरा फेज़, तो उसमें है मेजरमेंट ऑफ द हाई वोल्टेज, जिसको आज हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसको आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज क्यों करते हैं, वाई हाई वोल्टेज मेजरमेंट। तो फॉर द इंडस्ट्रियल टेस्ट, कुछ इंडस्ट्रियल टेस्ट के लिए हमें इसकी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ रिसर्च लेबोरेटरीज़ जो हैं उनके अंदर वर्क के लिए हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, और जो हमारे ओवर वोल्टेजेस हैं सिस्टम के अंदर उनको डिटरमाइन करने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है एसोसिएटेड विद द HV लाइंस, उनको मेजर करने के लिए उसका जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर करते हैं हम, कि जो क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जो हमारे साथ पर्सन्स हैं, लिविंग पीपल्स हैं HV लाइंस के साथ, कि वहाँ तक उसका कितना इफ़ेक्ट जो है नियर बाई पीपल पर जा रहा है, तो इसलिए हमें उसको मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद जो इंसोलेशन लेवल है फॉर द सेफ्टी पर्पज़, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारी रीज़न्स हैं जिनके लिए हमें मेजरमेंट की नीड पड़ती है हाई वोल्टेज की। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो मेजरमेंट है उसमें किस किस चीज़ की हमने मेजरमेंट करनी है हाई वोल्टेज की, क्योंकि हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी। जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है सिस्टम का एक, और इसी तरह से लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस होते हैं, और इम्पल्स हाई वोल्टेज होते हैं, और इसके बाद स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस होते हैं। तो इन सब को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनको हम यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो अगर हम इसकी कुछ क्लासिफिकेशन करें विद रिस्पेक्ट टू द मेजरमेंट, तो उसमें ये है कि जो मेजरमेंट ऑफ हाई DC वोल्टेज, इसकी अलग से हम इसको देखेंगे कि DC की जो वोल्टेज हैं, DC वोल्टेज हैं, हाई वोल्टेज DC, उनकी मेजरमेंट अलग से हो गई। और इसके साथ दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है मेजरमेंट ऑफ हाई AC वोल्टेज। इसी तरह से जो तीसरी है वो है जी हमारी इम्पल्स ओवर वोल्टेज मेजरमेंट। यानी इम्पल्स के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसकी मेजरमेंट करनी है। अगर इम्पल्स हो, अगर
हाई वोल्टेज एसी हो, HV एसी हो, उसको कैसे मेजर करेंगे, और HV जो DC है उसको कैसे मेजर करेंगे। तो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन विच वी हैव टू मेजर। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपने जो डिस्कशन सुनी इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज मेजरमेंट, ठीक है, और इसके साथ ही इसकी क्लासिफिकेशन। तो इसकी जो सबसे पहला जो हमारा फेज़ है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं हाई वोल्टेज DC मेजरमेंट। तो DC के अंदर जो हमारी हाई वोल्टेज मेजरमेंट है उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास है डायरेक्ट मेजरमेंट, वोल्टेज मीटर जो है वो है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर्स को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो प्रीवियस जो लाइटनिंग से अफेक्टेड पर्सन के लिए CPR का जो मेथड था वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास CPR का जो CPR का मेथड है वो इस तरह से है। First, call 911. सबसे पहले आपने कॉल करनी है जब उसका सांस ना आ रहा हो, लाइटनिंग से अफेक्टेड हो जाए इस पर्सन, और उसके बाद इसकी आपने Second, open airway, listen for breaths, and blow twice so the chest rises. ये इसकी ब्रीथिंग करनी है। Third, pump 30 times in the center of the chest, right between the nipples. सेंटर ऑफ द चेस्ट है, यहाँ पर ये दोनों हाथों को इस तरह से रखना है कि अपनी Continue with 2 breaths and 30 compressions. और जो 30 कंप्रेशंस इस तरह से आपने देनी है। ये इस तरह से मैं इसको दोबारा लाता हूँ, इसको दोबारा गौर से देखें। Shake and shout at the person. If there is no response, first call 911. Second, open airway, listen for breaths, and blow twice so the chest rises. Third, pump 30 times in the center of the chest, right between the nipples. Continue with 2 breaths and 30 compressions. तो इस तरह से। तो अब इसके बाद है हमारा जो एडल्ट के बाद जो चाइल्ड हैं उनका किस तरह से आपने करना है, ये देखें। Shake and shout at अब the ये child. चाइल्ड का केस If there is no है, response, बच्चों का केस है। open airway, listen for breaths. ये देखें, ये टिल्ट करना है आपने, उसको थोड़ा सा ऊपर करना है गर्दन को। फिर देखें First, सांस को ये blow चेक कर रहे हैं twice कि उसका so सांस the आ रहा chest नहीं आ रहा rises. नाक से। तो फिर उसके बाद उसकी Second, ब्रीथिंग कर रहे हैं। Pump 30 times in the center of the chest. नहीं आया सांस, फिर Continue उसके with बाद 2 breaths 30 and pumps 30 उसके pumps करने। for 2 minutes. ये देखिए, इसके लिए आपने एक हाथ का इस्तेमाल करना है। एडल्ट के लिए आपने 2 हाथों का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो 30 कंप्रेशन देने हैं वो एक हाथ से देने हैं। तो जब आपका चाइल्ड का केस हो, क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ हैं वो थोड़ी जो है वो सॉफ्ट है। Third, call 911. इसको दोबारा देखें। Shake and shout at the child. If there is no response,
open airway, listen for breaths. First, blow twice so the chest rises. Second, pump 30 times in the center of the chest. Continue with 2 breaths and 30 pumps for 2 minutes. Third, call 911. तो ये चाइल्ड का केस देखा आपने। इसी तरह से जो इन्फेंट हैं, छोटे बिल्कुल 1 साल के बच्चे, उनके लिए इस तरह से उसका मेथड बेबी के लिए। Open airway. तो Listen for breaths. इसको भी गौर से देखें। First, blow twice so the chest rises. 2 दफा आपने उसकी ब्रीथिंग करनी है। Pump 30 times just below the nipple line. फिर इसके 30 टाइम्स आपने पंप करना है, लेकिन Continue with इसको 2 जस्ट breaths आपने and उंगलियों से 30 इसको pumps करना for है। 2 minutes. इसका ब्रीथिंग का भी देखें मेथड और इसकी पंपिंग का भी देखें। बिल्कुल डिफरेंस, हर जगह आपने ब्रीथिंग और इसको देखना। Shout at the baby. If there is no response, open airway, listen for breaths. First, blow twice so the chest rises. Second, pump 30 times just below the nipple line. Continue with 2 breaths and 30 pumps for 2 minutes. Call 911. तो ये था वो CPR का मेथड के उसको किस तरह से हमने करना है, उसका आपने कंप्लीट प्रोसीजर देखा विद प्रैक्टिकल। तो अब उम्मीद है कि आपको इसका जो सिस्टम है वो समझ आ गया होगा कि कल को अगर इस तरह से CPR करनी पड़ जाए तो हमें इसका एटलीस्ट मेथड आना चाहिए। कोई भी इस तरह से किसी वक्त भी जो है लाइटनिंग से अफेक्टेड हो सकता है, उसका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो हमारा जो तीसरा फेज़ है उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज, जैसे कि पहले मैंने इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की, और इसमें अब सबसे पहला जो है हम DC मेजरमेंट का जो है कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर जो है ये डायरेक्ट मेजरमेंट जो इससे हम कर सकते हैं वोल्टेज की, वो 200 किलो वोल्ट तक जो है वो पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लें इस मीटर से। यानी ये मीटर उठाएं और जस्ट इसकी जो 2 नॉब्स हैं उनको हम जाके डायरेक्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस लगाएं और वहाँ पर वोल्टेज की जो है मेजरमेंट कर लें। लेकिन ये 200 किलो वोल्ट तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इससे ऊपर के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके बाद जो आपकी हाई वोल्टेजेस हैं आर मेजर्ड बाय स्टेपिंग डाउन। कुछ ऐसी हाई वोल्टेज आप मेजर करते हैं कि आप पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर लेते हैं और वोल्टेज को डाउन करके आप मेजर कर लेते हैं। तो एक मेथड ये है। इसी तरह से जो स्पार्क ओवर है स्पेयर गैप्स का और अदर गैप्स का सो यूज़, आप इसको गैप स्पार्क गैप को भी यूज़ करके आप जो है मेजरमेंट कर लेते हैं हाई वोल्टेज की, उनकी कैलिब्रेशन करके। और उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांजिएंट वोल्टेज को आप रिकॉर्ड कर लेते हैं पोटेंशियल डिवाइडर से एंड ऑसिलोस्कोप से, ये मेजरमेंट आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो लास्ट में है लाइटनिंग सर्जेस जो है वो आप रिकॉर्ड करते हैं बाय यूजिंग द क्लाइडोनोग्राफ। ये अभी हम ये सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। तो इसके अंदर क्या है कि above 10 kilovolt generally attracted disc type of electrostatic voltmeter is used। ठीक है जी, यहाँ तक तो ये हम इसको यूज़ करते हैं। ये वाली चीज़ जो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसकी जो 2 पैरेलल प्लेट्स हैं एंड 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स अक्रॉस द पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A
और उनकी स्पेसिंग x हो और उन पे चार्ज जो है वो q हो और पोटेंशियल डिफरेंस v हो, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो क्या होगी इन कंडीशंस के तहत। तो आपको पता है कि W इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर जो है वो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है, और जो वर्क एनर्जी है या जो हमारे पास W है, इसको अगर हम लिख दें F डॉट dx तो ये इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू F डॉट dx। और जो F है यहाँ से हम फाइंड करें तो dx उधर दूसरी साइड पर जाकर इक्वेशन के नीचे डिवाइड होएगा और इक्वेशन हमारी बन जाएगी फाइनली विच इज F इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर dc बाय dx। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन होएगी। तो अब उसके बाद फॉर यूनिफॉर्म फील्ड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन ओवर x सो दैट, तो जो हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो बनेगा C अगर हम यहाँ पर D के अंदर पुट करें और इसी तरह से उसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा माइनस A एप्सिलॉन ओवर x स्क्वायर। और इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुटिंग कर दें इसकी, तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी द इक्वेशन, जो कि F इज इक्वल टू माइनस हाफ A E एप्सिलॉन V स्क्वायर ओवर x। तो हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर सारे वेरिएबल्स को अगर कांस्टेंट समझें, जस्ट ये क्योंकि x भी कांस्टेंट कर लें, A कांस्टेंट, E कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ V बचता है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि जो हमारा मीटर है वो रीड करेगा स्क्वायर वैल्यू। तो जब स्क्वायर वैल्यू रीड करेगा तो आपको पता है 2 का स्क्वायर जो है 4, इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा स्केल बनेगा मीटर का जो रीड कर रहा है ये नॉन लीनियर होएगा, नॉन लीनियर स्केल होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है। ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड सो दैट द मीटर रीड द स्क्वायर वैल्यू आर कैन बी मार्क्ड टू रीड द RMS वैल्यू। तो नॉन लीनियर स्केल है ये। अब इसके अंदर ये हम कह सकते हैं कि यही जो मीटर है ये कैन बी मेजर द बोथ AC एंड DC। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ज़रूरी नहीं है कि आप DC पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, आप इसको AC एंड DC दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल कैपेसिटेंस इसमें जो है वो 5 to 50 माइक्रोफेराड और हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसको आप जो है यूज़ करके, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप जो 0.25% तक लेके जा सकते हैं फॉर द AC, और फॉर द DC जो इसकी एक्यूरेसी है वो आप 0.1 प्लस माइनस DC के केस में लेके कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसकी जो दूसरी टाइप है वो है अब्राहम वोल्ट मीटर। अब्राहम वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 मशरूम डिस्क होती हैं, एक HV इलेक्ट्रोड और एक हमारा LV इलेक्ट्रोड है। इसके दरमियान हमारा जो है गैप है, गैस है, और इसी तरह से हम इसके साथ जो है स्प्रिंग लगा के यहाँ पर कैलिब्रेशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है मीटर बनता है, 2 इलेक्ट्रोड इसके साथ हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो अब्राहम वोल्ट मीटर है इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर इन हाई वोल्टेज टेस्टेड इक्विपमेंट, और देयर आर 2 मशरूम शेप्ड हालो मेटल डिस्क जो अभी हमने पीछे देखा। The right hand electrode from the high voltage plate, while the center portion of the left hand side disc is cut away and the enclosed small disc which is movable and is geared to the pointer of the instrument। तो जो आपने भी पीछे देखा कि यहाँ पे हमने उसको geared कर दिया, इसको कट करके स्मॉल जो बीच वाली है उसको विद इंस्ट्रूमेंट स्प्रिंग के साथ यहाँ पर कैलिब्रेट कर दिया, और इस तरह से उसका डिज़ाइन कंप्लीट हमारा हो गया। अब उसके बाद देयर आर द 2 लार्ज डिस्क फ्रॉम द एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द वर्किंग parts of the instrument against external electrostatic disturbances
These instruments are made to cover the rating of 3 kilovolt to 500 kilovolt. याद रखें इस बात को कि इन तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम इस रेंज को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि owing to the difficulty of designing electrostatic voltmeter for the measurement of extra high voltages which will be free from errors due to corona effects within the measurement and to the external electrostatic field, and number of special methods have been devised for this purpose. अब ये हमारे थे दो मेथड जो कि हमने यूज़ किए, अब्राहम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर और इसी तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर सिंपल था वो। अब जो हमारे पास थर्ड नंबर पर है वो है सफ़ियर गैप, जिसको हम यूज़ करके जो है हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर भी है और जो है वो सीरीज़ रेजिस्टेंस माइक्रो एमीटर भी हैं, इनको भी हम यूज़ करके करते हैं। तो सफ़ियर गैप को देखते हैं कि ये क्या है। तो ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट रिलायबल मेथड जो है वो आपका हाई वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए सफ़ियर गैप्स है, एंड इट इज़ यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन पर्पज़। और ये बात देख लें आप कि इसको हम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर द कैलिब्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत रिलायबल है। और इन दिस मेजरिंग डिवाइस 2 मेटल स्फीयर्स आर यूज्ड सेपरेटेड बाय गैस गैप। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर is raised until as spark passes them। तो अब इसमें क्या होता क्या है, एक्चुअली इसमें जो हमारे पास गैप की स्पेसिंग है उसको वेरी करने से जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो वेरी करता है। तो इस वेरिएंस से हम जो है कैलिब्रेशन करके वोल्टेज की मेजरमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से देखें, एज सच द ब्रेक डाउन वोल्टेज वेरीज विद द गैप स्पेसिंग एंड फॉर यूनिफॉर्म गैप अ हाई कंसिस्टेंसी कुड बी ऑब्टेन सो दैट द स्फीयर गैप इज़ वेरी यूजफुल एज अ मेजरिंग डिवाइस। एंड आल्सो बाय द प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट द ब्रेक डाउन वोल्टेज वेरिएशन विद गैप स्पेसिंग, देखें ये गैप स्पेसिंग के साथ वेरिएशन करके फॉर डिफरेंट डायामीटर्स एंड डिस्टेंस, यानी कि जो आपके सफ़ियर गैप्स हैं उनका जो डायामीटर हैं कि बड़े हैं छोटे हैं फिर इस तरह से हैं, उनके साइज़ और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है डिस्टेंसेस है, इस दोनों को हम वेरी करके जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज हमारा वेरी करेगा। तो दे हैव बीन कैलकुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड इन चार्ट्स, इनको हम जो है फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस हैं 2 मेटल स्फीयर्स आर यूज्ड सेपरेटेड बाय द गैस गैप और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर इज रेज्ड अनटिल द स्पार्क पासिस बिटवीन देम। यहाँ तक उसको बढ़ाते जाना है, फिर हमारा स्पार्क क्या है कि उस वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। और जब वो स्पार्क क्रिएट हो सकता है तो यही ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द गैस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्फीयर एंड दे आर डिस्टेंस अपार्ट द नंबर ऑफ द अदर फैक्टर्स। ये दो तो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। कैपिटल डी इज डिनोटेड टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड जो डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिंग बिटवीन द 2 स्फीयर। अब ये जो स्पार्क गैप है इसको आल्सो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीक वैल्यू, ठीक है जी, एंड फॉर चेकिंग द कैलिब्रेटिंग ऑफ वोल्ट मीटर्स एंड अदर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइसेस। अब इसके साथ जो अदर फैक्टर्स थे उसमें जो है एक डेंसिटी है ऑफ द गैस जो कि एयर के लिए है, अफेक्ट्स द स्पार्क ओवर वोल्टेज फॉर द गिवन गैप सेटिंग। Thus the correction factor of any air density change must be made the air density correction factor which is equal to this। तो ये आपने जो है एयर डेंसिटी फैक्टर जो है करेक्शन फैक्टर वो ऐड करना है आपने, rather than the size of the spheres and the distance apart between them। तो ये डेंसिटी है P/760 इंटू, ये रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने इसके प्रेशर और टेम्परेचर को डिस्कस, प्रेशर के लिंक के साथ इक्वेशन लिखी है। और इसी में जो है स्पार्क और वोल्टेज फॉर अ गिवन गैप सेटिंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि 760 टॉर है,
प्रेशर है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका टेम्परेचर है। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द करेक्शन फैक्टर टू ऑब्टेन एंड द एक्चुअल स्पार्क ओवर वोल्टेज। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें कि द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द स्फीयर गैप इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी of atmosphere, but presence of dew on the surface lowers the breakdown voltage and hence invalidates the calibration। याद कर लें इसको कि ह्यूमिडिटी के साथ उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन जो ड्यू है मीन्स के जो पानी शबनम है उसके साथ इसका जो है वो ब्रेकडाउन का वेरिएंस है और वो आपकी कैलिब्रेशन को इनवैलिडेट कर सकती है। तो इस तरह से ये देखें कि ये जो कैपिटल डी है ये आपका स्फीयर डायमीटर है और जो स्मॉल डी है ये गैप स्पेसिंग है और ये मेजरिंग डिवाइस स्फीयर हैं और द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ बीन डिटरमाइंड फॉर सिमिलर पेयर्स ऑफ स्फीयर्स जिनका डायमीटर जो है 62.5 मिलीमीटर और इसी तरह से 125 mm, 250 एंड सो ऑन। और इनको अगर हम जो है इसका ग्राफ बनाएं तो ये देखते हैं कि जैसे जैसे स्फीयर का जो आपका गैप है वो बढ़ाते जाएं, स्मॉल डी जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं तो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज भी वेरी करता जाता है और वो भी इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये लीनियर कुछ हम कह सकते हैं कि लीनियरिटी है किसी हद तक। When the gap distance is increased, the uniform field between the spheres become distorted and accuracy falls। तो आपकी ज़ाहिरी बात एक्यूरेसी जो है वो गिर जाएगी और जो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी है आर डिपेंडेंट ऑन द रेशो ऑफ द स्पेसिंग d टू द स्फीयर डायमीटर d, स्मॉल d ओवर कैपिटल D। इस रेशो पे जो है वो एक्यूरेसी आपकी डिपेंड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जो है वो रेशो जो है वो इस तरह से है कि D जो है वो लेस देन है 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल D, तो एक्यूरेसी आपकी ±3% होगी। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि अगर आपका जो स्मॉल d है वो लेस देन है 0.75 ऑफ D कैपिटल एंड ग्रेटर देन 0.5 D कैपिटल, तो उसके साथ उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी अप टू 5% होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट पर्पस गैप डिस्टेंस इन एक्सेस ऑफ 0.75 D आर नॉट यूज। इससे ज़्यादा का जो गैप डिस्टेंस है वो आप यूज़ ना करें अगर आप अपनी एक्यूरेसी को सही रखना चाहते हैं। ठीक है। तो अब इसके साथ ही ये जो हाई वोल्टेज हमारा HV नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए है, तो उसको देखें कि यहाँ पर द ब्रेक डाउन वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द पोलैरिटी। अब इसके पीछे आपकी ह्यूमिडिटी और ड्यू के साथ था, डेंसिटी फैक्टर के साथ था। अब यहाँ पर है कि ऑन द पोलैरिटी ऑफ द हाई वोल्टेज स्फीयर इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल गैप। अगर आपके एसिमेट्रिकल है मीन्स के एक जैसे नहीं है, सिमेट्रिकल एक जैसे, और अगर एसिमेट्रिकल गैप है तो इट मीन्स के एक जैसे नहीं है। गैप्स वेयर वन इलेक्ट्रोड इज एट हाई पोटेंशियल वोल्टेज एंड द अदर एट द लो वोल्टेज आर अर्थ पोटेंशियल। ठीक है जी। इस तरह की हम बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल से ये मुराद है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ बोथ इलेक्ट्रोड्स एट इक्वल हाई वोल्टेज ऑफ अपोजिट पोलैरिटी एज इन एसिमेट्रिकल गैप देन द पोलैरिटी हैज़ नो इफेक्ट। याद कर लें कि अगर ये वाला केस है तो फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि आपकी अपोजिट पोलैरिटी तो है लेकिन ये है कि है आपका इक्वल पोटेंशियल, तो फिर आपका नो इफेक्ट है। तो अब इसके अंदर ये है कि इन द केस ऑफ एसिमेट्रिकल गैप, ये देखिए, देयर आर टू ब्रेक डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स, वन for the positive high voltage and other for the negative high voltage। ठीक है। तो since the breakdown is caused by the flow of electrons when the high voltage electrode is positive, a higher voltage is generally necessary for the breakdown than when the high voltage electrode is negative। एक केस इसके लिए और इसी तरह से हम लेकिन however when the gaps is very far apart, बहुत ज़्यादा हो, then the positive and the negative characteristics across over the due to various space charges effects। तो ज़ाहिर बात है फिर तो इफेक्ट्स होगा अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो, बट दिस अकर वेल बियॉन्ड द यूजफुल ऑपरेटिंग रीजन। लेकिन ये जो है उस वक्त होता है जब आप वेल बियॉन्ड द यूजफुल ऑपरेटिंग रीजन में यूज़ करते हैं।
अंडर अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंडीशन breakdown will occur corresponding to the lower curve। ठीक है जी, ये ऊपर वाले ग्राफ से रेलिवेंट ही है। तो ये था हमारा स्फीयर गैप का रिलेशन था। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट है जो अंडर नॉर्मल कंडीशन के ऊपर अगर हम बात करें एसी के केस में, तो जो एसी की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं जैसा कि नेगेटिव की करैक्टरिस्टिक्स हैं। और जो स्फीयर गैप यूज्ड मेजरमेंट है ये ऑब्टेन हाई फ्रीक्वेंसी द मिनिमम क्लियरेंस टू बी मेंटेन बिटवीन द स्फीयर एंड द नेबरिंग बॉडीज एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट्स आर आल्सो स्पेसिफाइड। ठीक है जी, और इसके साथ ही ये याद कर लें कि जो पीक वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज मे बी मेजर्ड फ्रॉम 2 किलोवोल्ट अप टू अबाउट 2500 किलोवोल्ट। 2 किलोवोल्ट से 25 किलोवोल्ट के दरमियान जो है मेजर कर सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज बाय मीन्स ऑफ स्फीयर्स। One sphere may be earthed with the other being the high voltage electrode, or both may be supplied with equal positive and negative voltage with respect to the earth। और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हमने जो है वो लिखे हैं, इनको भी आप देख लें, ये भी रेलिवेंट हैं स्फीयर गैप से, जिसके अंदर जो है वो आपका जो इफ़ेक्ट है वेरिएशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो आपका ज़्यादा है या कम है, उसके वेरी करने से भी आपने देखा। उसी तरह से जो इम्पल्स मेजरमेंट है उसके लिए सीरीज रेजिस्टेंस मस्ट नॉट बी यूज्ड सिंस दिस का लार्ज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये यूजुअली जो है वो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज़ यूज्ड इन सीरीज विद द स्फीयर गैप, आप जो है इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन ये अबाउट 1 ओम के पर वोल्ट के लिए, सो दैट टू लिमिट द करंट अंडर द स्पार्क ओवर कंडीशन टू ऑब्टेन अबाउट अ मैक्सिमम ऑफ 1 एम्पेयर। लेकिन ये कि इम्पल्स की केस में आप ये रेजिस्टेंस भी यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ द ड्रॉप। तो ये इम्पल्सेस के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज लिया गया है और उसके साथ उसकी परसेंटेज ली गई है ब्रेक डाउन की। और इन मेजरिंग द इम्पल्स वोल्टेज सिंस द ब्रेक डाउन डज नॉट अकर एट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ईच टाइम। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास स्फीयर गैप का जो मेथड था कि हाई वोल्टेज मेजरमेंट बाय मींस ऑफ स्फीयर गैप्स। तो इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर देखे, अब्राहम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर देखा। तो दीज आर द मेथड्स टू मेजर द हाई वोल्टेज। तो अब उसके बाद जो हमारे पास कुछ दूसरे मेथड हैं फॉर द एसी, और ये तो आपका बोथ के लिए था जो अभी आपने देखा, तो ये एसी और डीसी के लिए भी था, लेकिन स्पेशली जो डिवाइडर मेथड्स हैं उनको हम जो है एसी के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो रेजिस्टेंस डिवाइडर मेथड्स हैं उनको हम डीसी के केस में भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है मेजरमेंट की, उसको